about the half wave and full wave rectifier as well, single phase as well as three phase. Means what? In second unit we will learn about single phase and three phase, half wave and full wave rectifier, controlled and uncontrolled rectifier. Okay, मीन्स पूरी यूनिट में तुम्हें सुनने को मिलेगा कि सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज में हम लोग हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए बात करेंगे। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अनकंट्रोल एंड कंट्रोल। मीन्स अनकंट्रोल, अगर कोई डायग्राम है उसमें डायोड कनेक्टेड है तो वो अनकंट्रोल की बात कर रहा है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया जब डायोड और एससीआर का कंपेयर कराया था कि डायोड अनकंट्रोल्ड है बट जो एससीआर है, जो थायरिस्टर है, वो कैसा है, कंट्रोल्ड है। तो हम लोग पूरी यूनिट में कंट्रोल से रिलेटेड बात करेंगे, कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। अनकंट्रोल्ड अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो तुम्हें क्या करना है मैं अभी बताऊंगी। एग्जाम में 99% जो पूछता है वो कंट्रोल्ड वाला ही पूछता है, बट बाय लक कभी आ गया अनकंट्रोल्ड के बारे में तो तुम्हें उस टाइम पे क्या करना है वो मैं अभी तुरंत बताऊंगी। पूरी यूनिट में तुम्हें सुनने को मिलेगा कि रजिस्टिव लोड के अकॉर्डिंग, रजिस्टिव इंडक्टिव लोड के अकॉर्डिंग, और अगर RLE लोड कनेक्टेड है तो उस टाइम पे मेरा रेक्टिफायर कैसे काम करता है, हमें ये सीखना है। एक नया टर्म मिलेगा तुम्हें, फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर जो होता है वो फिक्स्ड AC को, ठीक, मतलब जिसका वोल्टेज फिक्स्ड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, वेरिएबल DC में। मीन्स व्हाट, जो रेक्टिफायर है विच कन्वर्ट फिक्स्ड AC सप्लाई इनटू दी वेरिएबल DC आउटपुट। ओके, अब ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, ये पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ा समझते हैं, कुछ बातों को दिमाग में रखते हैं, उन लोगों के लिए है कि मैम ने यहाँ कुछ टर्म्स बोले। जैसे कि जब तुम छोटे थे तुमने ABCD सीखी तभी जाके आज स्पेलिंग बना पा रहे हो, सेंटेंस बना पा रहे हो। वैसे ही यहाँ पे इस सेकेंड यूनिट से रिलेटेड कुछ छोटे से कंटेंट्स हैं, अगर उन्हें दिमाग में रख लोगे तो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी डायग्राम बनाने के लिए। जैसे कि इसने फर्स्ट लाइन में लिखा है क्या, द कन्वर्टर सर्किट which converts AC to DC is called rectifier, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, the rectifier circuit using diode only is called uncontrolled rectifier। मीन्स अगर कोई रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफाइंग सर्किट तुमने बनाया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ डायोड का यूज किया है, मतलब वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है कि अगर तुमने कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया है, मींस कोई कंट्रोल रेक्टिफायर है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थायरिस्टर मिलेगा, कोई भी डायोड नहीं मिलेगा। अगर तुमने हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया है, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, तो वहाँ पे थायरिस्टर तो होगा ही होगा, मे भी शायद वहाँ पे तुम्हें डायोड भी मिल जाए। और यही अगर सिर्फ अनकंट्रोल रेक्टिफायर है तो तुम्हें वहाँ सिर्फ और सिर्फ डायोड मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम पूरी यूनिट में कंट्रोल रेक्टिफायर की बात करेंगे, अनकंट्रोल नहीं बात करेंगे। और अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो तुम्हें अब पता चल गया होगा कि अनकंट्रोल रेक्टिफायर लिखने को आया। अगर सपोज आ गया सिंगल फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बताओ विथ अ रजिस्टिव लोड, तो तुमने अगर कंट्रोल वाला पढ़ा है और कंट्रोल वाले में डायग्राम थायरिस्टर लगा हुआ है, तो जिस जगह पे तुमने थायरिस्टर लगाया है उसे रिप्लेस करके उसकी जगह पे तुम डायोड लगा दो, तुम्हारा बन जाएगा वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। वेव फॉर्म में भी ऐसा ही कुछ है, मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि मैं अनकंट्रोल बताऊं फिर उसके बाद पूरा कंट्रोल बताऊं तो दोनों बहुत मैशअप हो जाएगा। सिर्फ एक को याद रखो और मैंने जो ट्रिक बता दी है बस उसे अप्लाई कर देना, तुम्हारा काम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो कॉपी चेकर होता है उसे सिर्फ डायग्राम और वेव फॉर्म से मतलब होता है। तुमने अगर डायग्राम और वेव फॉर्म पक्का बना दी, अच्छे से बना दी, तो तुम्हारे को पक्का नंबर मिल जाने। उसके बाद कुछ कंटेंट तो लिखने ही पड़ेंगे, लेकिन अब इतना तो समझ में आने लगा हो कैसे लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला, कंट्रोल्ड है मतलब थायरिस्टर मिलेगा, अनकंट्रोल्ड है मतलब डायोड मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें दिमाग में रखनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जो मेन पॉइंट है अपन उस पर बात करेंगे। बस यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है मैंने, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। मतलब इस पूरी यूनिट में आपको क्या मिलने वाला है कि हम पढ़ने वाले सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड, विथ RL लोड, विथ RL लोड एज वेल एज फ्री व्हीलिंग डायोड। एक और कंटेंट इसमें होना चाहिए विथ RLE लोड, मतलब लोड हम लोग अलग अलग लगाएंगे, कभी रजिस्टिव लोड होगा, कभी रजिस्टिव इंडक्टिव लोड होगा,
कभी रजिस्टिव इंडक्टिव लोड के साथ साथ फ्री व्हीलिंग डायोड होगा और कभी RLE लोड होगा। सबके अलग अलग ऑपरेशंस देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक को करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ से शुरू, अब ये एप्लीकेशन से रेक्टिफायर की एप्लीकेशन तुम लोग लिख सकते हो, बैटरी चार्जिंग में यूज करते हैं, पेपर मिल्स में करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं, जहाँ पे भी AC से DC में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। मीन्स व्हाट, कि सिंगल फेज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका लोड रजिस्टिव है और वो कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड है मतलब वहाँ पे क्या लगा होगा, थायरिस्टर कनेक्टेड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, मैंने जैसे वर्ड बोले वही, सिंगल फेज है, कंट्रोल्ड है, रजिस्टिव लोड है, तो मैंने रजिस्टेंस लगा दिया लोड पे, कंट्रोल्ड है इसलिए थायरिस्टर है, और सिंगल फेज AC सप्लाई लगा दी यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता अनकंट्रोल्ड तो तुम यहाँ थायरिस्टर को रिप्लेस करके यहाँ पे बस डायोड लगाना है और कुछ नहीं करना है, सेम वैसे के वैसे ही फंक्शन चलेगी। ठीक, थोड़ा सा अंतर आएगा, कहाँ पे अंतर आएगा वो मैं बताऊंगी अभी। जैसे मैंने बताया था डायोड अनकंट्रोल्ड है बट थायरिस्टर कंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि थायरिस्टर पे हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं बट डायोड पे कोई भी गेट पल्स प्रोवाइड नहीं करते। मीन्स जब तुम डायोड का लिखोगे तो वहाँ गेट पल्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करोगे, पर थायरिस्टर का लिखोगे तो वहाँ गेट पल्स की बात करोगे। अब ये सिंपल डायग्राम है विथ आर लोड का। अगर हम इसमें बात करूं कि सबको अब दिमाग में आना चाहिए कि मैम ने कहा है कि रेक्टिफायर जो होता है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। मीन्स व्हाट, अगर मैं उसका डायग्राम बना रही हूँ तो AC को DC में कन्वर्ट करता है मतलब उसकी सप्लाई पे क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। तो उसने यहाँ पे उसकी सप्लाई पे क्या लगा दिया, AC लगा दिया। मैंने जैसे ही इसे AC सप्लाई प्रोवाइड की वैसे ही क्या, AC सप्लाई प्रोवाइड कर दी, पहला काम प्रोवाइड तो कर दी, लेकिन अभी मेरा जो सर्किट है वो कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो थायरिस्टर है उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मनीष? ट्रिगर वेरी गुड, टर्न ऑन करना पड़ेगा तो मुझे मैम। ट्रिगर्ड करना पड़ेगा। मींस उसके गेट पल्स पे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, सप्लाई प्रोवाइड की गेट पल्स पे, मतलब गेट टर्मिनल के थ्रू से ट्रिगर्ड किया। जैसे ही मैंने उसे ट्रिगर्ड किया वो क्या आगे हो गया, कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया। जैसे ही थायरिस्टर मेरा कंडक्टिंग कंडीशन में आया वैसे ही मेरा लोड करंट फ्लो होने लगा I0, एज वेल एज मेरा लोड वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज मिलने लगा मुझे क्या, V0। ये छोटी सी कहानी मैंने बताई। अब इस जो मैंने वर्ड्स बोले उन्हीं वर्ड्स का यूज करके देखो मैं कैसे उसकी वेव फॉर्म बनाती हूँ। मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट मैम रेक्टिफायर। मैम यस बेटा, मैम जो लोड में से करंट फ्लो होगा वो डीसी करंट फ्लो होगा ना? यस बिल्कुल DC करंट। ठीक है, क्योंकि क्यों, रेक्टिफायर हमें क्या करता है, AC को, फिक्स्ड AC डीसी को को डीसी में वेरिएबल कन्वर्ट। DC में। जैसे तुमने 12th स्टैंडर्ड में रेक्टिफायर पढ़ा होगा तो DC का जो वहाँ वेव यस फॉर्म बनती मैम। है वो ऐसे सीधे नहीं, वेरिएबल फॉर्म में, इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में मिल वेरिएबल रही थी, फॉर्म में। वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ओके अब मैम। मैं आगे बढ़ती हूँ इसकी वेव फॉर्म के लिए। जैसे मैंने बोला कि AC सप्लाई दी, मतलब मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म बना दी। सप्लाई वोल्टेज AC फॉर्म है मतलब पॉजिटिव साइकिल, और आगे मिलेगा मुझे नेगेटिव साइकिल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ही मैंने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया मतलब ये मुझे वेव फॉर्म मिली। सेकंड इसने वेव फॉर्म जो बनाई है वो किसकी, मैंने पहला पॉइंट बोला था सप्लाई दी, तो इसने देखो सप्लाई बना दिया। दूसरा पॉइंट बोला था इसे थायरिस्टर को ट्रिगर्ड करना, एक ही थायरिस्टर है तो मैंने, और उसके गेट पे हम लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके गेट पे पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसने यहाँ पे IG मतलब गेट करंट की वेव फॉर्म बनाई। अब मैंने क्या बोला था, शुरुआत में हमने सप्लाई दी, जैसे ही सप्लाई दी वैसे मैंने ट्रिगर नहीं किया था, कुछ टाइम के बाद, कुछ एंगल के बाद मैंने थायरिस्टर को ट्रिगर किया था। तो यहाँ पे मैंने ये अल्फा एंगल बनाया है। अल्फा एंगल इज अ फायरिंग एंगल ऑफ SCR। आफ्टर दिस गेट टर्मिनल विल बी ट्रिगर। मीन्स व्हाट, ये जो फायरिंग एंगल है अल्फा, ये एंगल के बाद, इस टाइम के बाद मैं क्या करती हूँ, गेट टर्मिनल को ट्रिगर्ड करती हूँ। तो तुम देख सकते हो IG को मैंने इस अल्फा पॉइंट के बाद ट्रिगर्ड किया, यहाँ तक ये ट्रिगर्ड हुआ, उसके बाद 0 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया है ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक में कि जो SCR है उसे कंडक्टिंग कंडीशन में लाने के लिए उसके गेट टर्मिनल पे मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रिगर्ड करना पड़ता है। ठीक, उसके गेट टर्मिनल, रोल नंबर B33 क्या कर रहे हो, रोल नंबर B33
ओके, गेट टर्मिनल पे हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिगर्ड करना पड़ता है। तो मैंने ये बोला था अगर किसी ने कैरेक्टरिस्टिक या टर्न ऑन मेथड पढ़ी है तो उसे पता होगा कि जब हम इसे यहाँ से ट्रिगर्ड करते हैं तो जो बीच की एवलांचे कंडीशन थी, पूरा डायग्राम किसी को याद आ रहा हो तो वो लेचिंग करंट तक पहुँच जा रहा था। फिर जैसे ही थाइस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आता था उसके बाद एक बार अगर डिप्लेशन लेयर ब्रेक कर गई तो उसके बाद अगर हम गेट टर्मिनल को रिमूव भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने यहाँ पे यही किया है कि मेरा इस पॉइंट के बाद अगर मेरा थायरिस्टर ऑन हो गया, ट्रिगर्ड हो गया, तो उसके बाद अगर मैंने गेट टर्मिनल को जीरो भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने यहाँ पे इसको जीरो दिखाया। अब जैसे ही मैंने उसे ट्रिगर्ड किया तो मुझे आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा। तो तुम लोग देख सकते हो जैसे सप्लाई वैसे के वैसे मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज। बट इतनी जगह पे मेरा थायरिस्टर ट्रिगर्ड नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो शो कर रहा है। जैसे ही इस पॉइंट पे मैंने इसे ट्रिगर्ड किया उसके बाद ये कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया और जो सप्लाई की वेव फॉर्म थी वैसे के वैसे वेव फॉर्म मुझे किसकी मिल गई, इस आउटपुट वोल्टेज की। अब करंट की वेव फॉर्म देखेंगे, सेम एज इट इज जैसे वोल्टेज की वेव फॉर्म है वैसे के वैसे करंट की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोड लगा है वो है रजिस्टिव लोड। रजिस्टेंस का केस सबको पता होगा कि उसमें वोल्टेज और करंट दोनों लीनियरली काम करते हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं, कोई लीड लैग की कंडीशन नहीं आती, दोनों एक साथ चलते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि जैसा वोल्टेज बनाया मैंने वैसे के वैसे ही करंट की वेवफॉर्म बनाई। बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो मेरा इनपुट था वही लिख दिया मैंने, वी एम साइन अल्फा, यहाँ पे इस पॉइंट को शो कर रहा है ये, और यहाँ पे इस पॉइंट को जो शो कर रहा है, या फिर बोल सकते हो करंट की वैल्यू मुझे लिखनी है तो सबको पता है करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज हो गया मैक्सिमम वोल्टेज और जो मेरा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस, ये करंट की वैल्यू हो गई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मेरी वेव फॉर्म है किसकी, थायरिस्टर वोल्टेज की। किसकी? थायरिस्टर वोल्टेज की। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैम ने थायरिस्टर वोल्टेज यहाँ पे ये शो किया और यहाँ पे जीरो शो किया, क्यों? एनीबडी? यस मैम। प्लीज। मैम क्योंकि उस पॉइंट तक अपना थायरिस्टर कंडक्टिंग मोड में नहीं था, लेकिन जैसे ट्रिगर किया तो कंडक्टिंग मोड में आ गया। कंडक्टिंग मोड में आता है तो वोल्टेज जीरो हो जाता है और वेल डन, करंट वेरी में। गुड। क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड फॉर द मनीष। मैंने क्या बोला, थायरिस्टर के लिए मैंने पहले भी बताया कम्यूटेशन में कि थायरिस्टर जब कंडक्ट कर रहा है, मींस समझना ये कंडक्ट कर रहा है मतलब इस पर्टिकुलर थायरिस्टर का वोल्टेज तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। लेकिन जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये जब ऑफ कंडीशन में है, उस टाइम पे ये एज अ ओपन सर्किट है, मतलब इस थायरिस्टर का पोटेंशियल मिलेगा। ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसके नियर अबाउट जो पोटेंशियल होगा उसके। तो स्टार्टिंग में जब मैंने सप्लाई दी तो जब तक मेरा थायरिस्टर ऑन नहीं हुआ था तब तक की सप्लाई ये वाली थी, तो जो ये पोटेंशियल होगा वही का वही मुझे किसका पोटेंशियल मिलेगा, इस थायरिस्टर का। तो सेम एज इट इज यही की वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दी। उसके बाद यहाँ पे मेरा थायरिस्टर ऑन हो गया तो मैंने इस वोल्टेज को ले जाके क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब इस पॉइंट पे मेरा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो कंडक्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। अब ये तो हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात। अब सबको पता है कि मैंने एसी सप्लाई है, पॉजिटिव साइकिल है तो उसके बाद नेगेटिव साइकिल भी आएगी। तो पाई से लेके 2 पाई तक अब जो वेव फॉर्म है नेगेटिव है। अब जैसे कि तुम लोगों ने जिसने अच्छे से कम्यूटेशन पढ़ा होगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो कम्यूटेशन यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कम्यूटेशन यूज हो रहा है वो फोर्स कम्यूटेशन है या नेचुरल कम्यूटेशन है? नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल। नेचुरल कम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि मैंने नेचुरल कम्यूटेशन में ऑलरेडी बताया था कि नेचुरल कम्यूटेशन हमेशा एसी सप्लाई के लिए यूज करता है। अब यहाँ पे अगर मेरी सप्लाई पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव आई, तो जैसे ही नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आएगी मतलब इस थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा मीन्स ये जो थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। थायरिस्टर जैसे ही रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाता है मतलब वो ऑफ कंडीशन में चला जाता है। मीन्स नेगेटिव साइकिल है मतलब कोई गेट ट्रिगरिंग नहीं है, मतलब मेरा थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में है, मीन्स मुझे जो आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए वो जीरो मिलेगा, आउटपुट करंट जो मिलना चाहिए वो भी जीरो मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे थायरिस्टर काम नहीं कर रहा है, थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो जो मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिलना है, ठीक है, जो यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलना है थायरिस्टर के अक्रॉस, क्यों? क्योंकि ये वाली जो वेव फॉर्म है वो कौन सी वेव फॉर्म है, थायरिस्टर वोल्टेज की। तो थायरिस्टर वोल्टेज के अक्रॉस
थायरिस्टर काम नहीं कर रहा है, तो थायरिस्टर का वोल्टेज जो है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन मतलब एज अ ओपन सर्किट है, मतलब थायरिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बंद कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, तो जो नेगेटिव पोटेंशियल उसकी वेव फॉर्म कैसी है, ऐसी है, मतलब इस थायरिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज मिलेगा वो भी किसके जैसा मिलेगा, इसके जैसा मिलेगा।